अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा क्वेश्चन है कि व्हाई डज सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कार्बोनेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हमारे पास सेकेंड ईयर का जो पहला चैप्टर है S&P ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें हमारे पास एक अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो सॉल्युबिलिटी है उसका ट्रेंड देखा गया है। कौन कौन से अर्थ मेटल्स के अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स और सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड वहाँ पर दिया गया है। तो इसमें से लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं इसको आज पहले हम लोग तीनों को डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर तो उन्होंने कार्बोनेट्स का जो है वो ट्रेंड पूछा हुआ है कि डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, लेकिन मैं साथ में हाइड्रोक्साइड, जो हमारे पास सल्फेट्स हैं और कार्बोनेट्स, तीनों को डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले तो हम लोग सॉल्युबिलिटी के प्रोसेस को देख लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी का प्रोसेस क्या होता है। कंसेप्चुअल है, फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ है। सॉल्युबिलिटी बेसिकली डिपेंड कर रही होती है टू एनर्जीज पर। हमारे पास कौन कौन सी एनर्जीज होती हैं? एक हमारे पास होती है लैटिस एनर्जी होती है, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी हमारे पास पहली एनर्जी है जो कि कंसर्न है किसके साथ? सॉल्युबिलिटी के साथ। और दूसरी हमारे पास होती है हाइड्रेशन एनर्जी। सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात अगर हम करेंगे तो वो हाइड्रेशन एनर्जी होगी, ठीक है। और अगर वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट है तो उसको सॉल्वेशन एनर्जी बोल देते हैं। तो ये दो एनर्जीज हैं जो कि सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड होती हैं। अब मैं प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं कि असल में सॉल्युबिलिटी है क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, लेट सपोज मैं यहाँ पर क्या ले लेती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है इनके दरमियान मैग्नीशियम और कार्बोनेट जब इसको हम सॉल्युबल करते हैं किसके अंदर, वाटर में इसको सॉल्युबल करते हैं, तो हमारे पास जो पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि ये मैग्नीशियम आयन, ठीक है, ये एक्वस फेज में चले जाने चाहिए। और इसी तरह से ये कार्बोनेट आयन ये भी क्या हो जाना चाहिए? एक्वस फॉर्म में चला जाना चाहिए। तो लैटिस एनर्जी हमारे पास क्या एनर्जी थी कि जब हम लोग 1 मोल जो आयनिक कंपाउंड है उसको उसके गैसियस आयंस में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में अगर सॉल्युबिलिटी ने प्रोसीड होना है तो मैग्नीशियम और कार्बोनेट आयंस बनने चाहिए, मतलब इनके दरमियान जो लैटिस एनर्जी है, लैटिस की अट्रैक्शन है वो ख़त्म होगी। तो क्या होगा? हमारे पास ये आयंस बनेंगे। इसका मतलब है कि इसमें एनर्जी क्या होगी? रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अब हमारे पास जब ये मैग्नीशियम आयंस और कार्बोनेट्स आयन सेपरेट होंगे तो नेक्स्ट स्टेप में अगर सॉल्युबिलिटी होती है तो क्या होगा कि मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो उसके गिर्द जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो अपना नेगेटिव पोर्शन इसके क्लोज करके इसको क्या कर लेंगे? एनसर्कल करेंगे, ठीक है ना। इसके गिर्द वाटर, ये पॉजिटिव है ना, तो वाटर अपना नेगेटिव पार्ट इसकी जानिब करेगा और इस मैग्नीशियम को क्या कर लेगा? एनसर्कल कर लेगा, ठीक है। पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। अब इनके दरमियान हमारे पास क्या है? फोर्सेस जनरेट हो गई हैं और ये मैग्नीशियम आयन जो है क्या हो गया है? हाइड्रेटेड हो गया, मतलब कि हमारे पास इसके गिर्द वाटर ने क्या कर लिया? एनसर्कल कर लिया, सॉल्युबल हो गया। यही सारा प्रोसेस अब कार्बोनेट के साथ भी होगा।
कार्बोनेट नेगेटिव 2 चार्ज रखता है, तो वाटर मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव पोल है यानी कि हाइड्रोजन वाली साइड वो इसके जानिब होगी और ऑक्सीजन वाला पोल जो होगा वो इससे दूर होगा। ठीक है ना। ये वाटर इस तरह से क्या कर लेगा, इसको एनसर्कल करेगा। ठीक, और ये वाटर ने इस कार्बोनेट को साथ भी क्या कर लिया, अट्रैक्शन कर ली। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होता है वो वाटर में सॉलेबल हो जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर सॉलेबिलिटी मुमकिन है तो हमारे पास पहले स्टेप में क्या होगा, लेटिस एनर्जी यूटिलाइज होगी हमारे पास, यानी कि एनर्जी को हम लोगों को देना पड़ेगा। और सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होगा, वाटर उसके गेद एनसर्कल करेगा और उस आयनिक कंपाउंड को सॉलेबल करेगा। सॉलेबिलिटी मुमकिन तब होगी कि जब लेटिस एनर्जी जो होगी वो कम होगी और हाइड्रेशन एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी। मतलब कि हमारे पास लेटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के दरमियान जो डिफरेंस है वो जितना ज़्यादा होगा उतनी आसानी से होगी सॉलेबिलिटी मुमकिन है। सॉलेबिलिटी मुमकिन ही तब होगी जब दोनों के दरमियान लेटिस एनर्जी कम हो। देखें, मैग्नीशियम कार्बोनेट अगर क्या है, टाइटली पैक्ड है, लैटिस उसकी क्या, उसका जो लैटिस है वो टाइटली पैक्ड है, इसका मतलब है वो दोनों आयंस स्ट्रांगली हेल्ड कर रहे हैं, तो उनको ब्रेक करना मुश्किल है। वो उसी सूरत में राजी होगा कि हम आयंस को सेपरेट करते हैं कि अगर उसके पास जब वाटर आए तो वाटर उसके गिर्द जो नई फोर्सेस डेवलप करे वो पुरानी फोर्सेस से ज़्यादा स्ट्रांग हो, मतलब ज़्यादा एनर्जी को रिलीज कर रही हो, तभी वो ओल्ड फोर्सेस को ब्रेक करेगा और न्यू फोर्सेस को जनरेट करेगा, तो सॉलेबिलिटी मुमकिन होगी। अगर हाइड्रेशन की एनर्जी लेस होगी, मत ठीक है, मीन अगर बाद में वाटर जो है उन आयंस के साथ उतना पावरफुली अट्रैक्शन करने के काबिल ना होगा तो लेटेस्ट एनर्जी जो हमारे पास लेटेस्ट ब्रेक ही नहीं होगा, मतलब सॉलेबिलिटी मुमकिन ही नहीं होगी। तो इस थ्योरेटिकली हम लोग ये कहते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, दोनों का डिफरेंस ज़्यादा है, मतलब हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो और लेटेस्ट एनर्जी क्या हो, लेस हो, तो हमारे पास क्या होगा, सॉलेबिलिटी पॉसिबल होती है, solubility occurs। ठीक है, ये तो हमारे पास थ्योरेटिकल बात है ना। ठीक है, अब हम लोगों को जब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में वो हम लोगों को कह देते हैं कि भाई मैग्नीशियम जो हमारे पास अर्थ अल्कलाइन के जो कार्बोनेट्स हैं, जैसा कि अभी इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि उसमें सॉलेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब हमें तो नहीं पता कि उसकी लेटेस्ट एनर्जी क्या है और इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, हम लोगों को तो उसके ट्रेंड के जरिए उसको बताना है कि कौन क्यों हमारे पास डिक्रीज हो रही है हमारे पास, और उसमें से किसकी सॉलेबिलिटी, कौन से कार्बोनेट्स की सॉलेबिलिटी ज़्यादा होगी और किस कार्बोनेट की सॉलेबिलिटी लेस होगी। जब हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उस केस में हम लोगों को अपने माइंड में क्या करना है, एक ऐसा ट्रेंड अपने माइंड में रखना है, रिलेशनशिप अपने माइंड में रखना है जिससे हम अंदाज़ा लगा लें कि गिवन साल्ट्स में से किसकी सॉलेबिलिटी ज़्यादा है और किसकी सॉलेबिलिटी कम है, या ग्रुप में ऊपर से नीचे क्या ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो सॉलेबिलिटी हमारे पास, अगर हम लोग इस ट्रेंड को जहन में रखें कि सॉलेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास डिफरेंस इन साइज बिटवीन एनाइन एंड केटाइन। ठीक है ना, एनाइन और केटाइन के साइजेज में जितना डिफरेंस होगा सॉलिबिलिटी उतनी इजीली होगी।
आसान सॉलेबिलिटी होगी। एक कॉमन सेंस की बात है कि हमारे पास ऑलमोस्ट इक्वल साइज के एनाइन और केटाइन बड़े कंपैक्टली क्या होते हैं, अरेंज हुए होते हैं। मीन उसकी लेटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। वो कभी भी पसंद नहीं करते कि वो इजीली अपनी लेटिस एनर्जी को क्या कर लें, अपने लेटिस को ब्रेक कर लें, मतलब कि एनाइंस और केटाइंस में टूट जाएं, सेपरेट हो जाए, क्योंकि वो पहले ही बहुत स्ट्रांगली हेल्ड हैं। तो एक स्ट्रांग रिलेशन को वीक रिलेशन के लिए ख़त्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसीलिए इक्वल साइज के जो कंपैक्टली अरेंज्ड केटाइंस और एनाइंस होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो अपने बॉन्ड को, अट्रैक्शन को ख़त्म नहीं करते और फिर लेटर ऑन वो वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है। उसके मुकाबले में अगर मेरे पास केटाइन का साइज बड़ा हो और एनाइन का छोटा हो, या एनाइन का बड़ा हो और केटाइन का साइज छोटा हो, मतलब कि इम्बैलेंस इन साइज अगर होता है, तो हमारे पास उनकी जो अरेंजमेंट है, उनकी पैकिंग इतनी अच्छी नहीं होती। जब पैकिंग लूज होगी तो इसका मतलब है लेटिस एनर्जी कम है। लेटिस एनर्जी कम है तो इजीली क्या होंगे, केटाइंस और एनाइंस हैप्पीली एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हम अलग होंगे। जब बाद में वाटर हमारे गिर्द सर्कल करेगा तो वो हमें मजीद एनर्जी देगा, मतलब हमें सेपरेट होने के लिए जितनी एनर्जी दरकार थी उससे ज़्यादा एनर्जी लेटर ऑन हम लोगों को हाइड्रेशन के नतीजे में मिल जाएगी, रिलीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। अब मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूं किसकी, मैं इस चैप्टर के हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, सल्फेट्स, सेकंड ए के सल्फेट्स, और फिर कार्बोनेट्स। तीनों के ट्रेंड को, सॉल्युबिलिटी ट्रेंड को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आल्दो उन्होंने सिर्फ कार्बोनेट्स का पूछा हुआ है, लेकिन हम तीनों को डिस्कस कर लेते हैं ताकि इस तरह का कोई और क्वेश्चन भी अगर पेपर में आए तो वो हम अटेम्प्ट कर सकें। अब हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट्स एक ऐसा एनाइन है जिसको हम कहते हैं कि ये स्मॉल है, ठीक है। सल्फेट होता है SO4 -2, इसको हम लोग लार्ज बोलते हैं कि ये साइज में बड़ा है। इसी तरह से कार्बोनेट CO3 -2, इसको भी लार्ज माना जाता है, ठीक है। ये तीनों एनाइंस हैं, ये तीनों नेगेटिवली चार्ज हैं, तो ये एनाइंस हैं। अब हम लोगों ने ट्रेंड इसका क्या चेक करना है, हम लोग कहते हैं कि सेकंड ए के हमारे पास क्या है, पहला बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ये हमारे पास अर्थ अल्कलाइन जो है वो मेटल्स हैं, ठीक है। इनका जो OH हाइड्रोक्साइड के साथ जो साल्ट है, जो कंपाउंड है, उसकी सॉल्युबिलिटी ट्रेंड को अगर हम लोग देखते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर याद आपने ये रखना है कि मैंने अभी बात की है कि एनाइन और केटाइन का साइज जितना इक्वल होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा, तो उसकी सॉल्युबिलिटी मुश्किल होती है, ठीक है, वो सॉल्युबल नहीं होता। जितना साइज में क्या हो जाता है, डिफरेंस ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। यानी कि हमारे पास, या अगर मैं हाइड्रोक्साइड की बात करती हूँ तो हाइड्रोक्साइड छोटा है और इसके साथ वाला जो केटाइन है वो साइज में बड़ा लगा हुआ है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती जाएगी। अब ज़रा हम लोगों को पता है कि ये एनाइन छोटा है और यहाँ पर जो सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनका साइज ऊपर से नीचे क्या करता है, इंक्रीज करता है। हम जानते हैं कि साइज ऊपर से नीचे क्या कर रहा होता है,
इंक्रीज कर रहा होता है। तो बेरिलियम का साइज बहुत छोटा है, इसका भी स्मॉल है, दोनों का साइज स्मॉल एंड स्मॉल, तो लेटेस्ट एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है इसकी सॉल्युबिलिटी कम है। मैग्नीशियम का साइज बेरिलियम से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, और इसका साइज, तो ये तक इन दोनों के साइज में जो डिफरेंस है वो कोई इतना ज़्यादा नहीं है, लिहाजा इसकी सॉल्युबिलिटी बेरिलियम की निस्बत तो क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि बेरिलियम के निस्बत मैग्नीशियम का साइज थोड़ा सा बड़ा हुआ है। तो दोनों के साइज में जो डिफरेंस आया है वो क्या हो गया है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल होगा, ठीक है। ये हमारे पास इन दोनों का साइज बहुत छोटा छोटा था, छोटा और छोटा, तो लिहाजा इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी बड़ी, क्योंकि मैग्नीशियम का साइज बड़ा है, ये कांस्टेंट है, ये वही चीज़ है, ठीक है। कैल्शियम मजीद बड़ा हुआ तो सॉल्युबिलिटी, अब देखें इसका साइज उतना ही है लेकिन केटाइन का साइज इंक्रीज होता जा रहा है, तो साइज में क्या होता जा रहा है, हमारे पास डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, इम्बैलेंस होता जा रहा है साइज। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मजीद सॉल्युबल होगा, स्ट्रॉन्शियम उससे ज़्यादा सॉल्युबल होगा, और बेरियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज़्यादा सॉल्युबिलिटी रखता है, ठीक है। ये हम लोगों को पता चल गया, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं सल्फेट की। सल्फेट एनाइन है, SO4 -2, और इसको हम मानते हैं कि ये बड़ा है, क्योंकि ये कितने 4 और 5 एटम्स हैं इसके। हाइड्रोक्साइड में सिर्फ 2 एटम्स थे, 2 एटम्स वाला एनाइन था, सल्फेट 5 एटम्स वाला एनाइन है। अब मैं बात करूं किसकी, कि बेरिलियम, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट। देखें इसका साइज बड़ा है, बेरिलियम का साइज ग्रुप में ऊपर वाले एलिमेंट्स का साइज छोटा होता है, नीचे वालों का बड़ा होता है। ये लार्जर साइज का है, ये स्मॉलर साइज का है, ठीक है, साइज का डिफरेंस ज्यादा है। सल्फेट लार्जर साइज का एनाइन है, बेरिलियम स्मॉलर साइज का केटाइन है, साइज का डिफरेंस ज्यादा है, इजीली सॉल्युबल, ठीक है। अब मैग्नीशियम बड़ा हुआ तो दोनों का साइज का डिफरेंस कम रह गया, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई। कैल्शियम मैग्नीशियम से बड़ा है तो कैल्शियम सल्फेट, इन दोनों के साइज में जो डिफरेंस है वो मजीद कम हो गया, ठीक है, तकरीबन अब साइज के बराबर होना शुरू हो गए दोनों एनाइन और केटाइन, तो सॉल्युबिलिटी मजीद डिक्रीज। स्ट्रॉन्शियम सल्फेट की और डिक्रीज होगी और बेरियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी और डिक्रीज होगी। तो मतलब हमारे पास ऊपर से नीचे यहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, और इस केस में सॉल्युबिलिटी क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी, ठीक है। अब हम लोग अगर यहां पर बात करें किसकी, कार्बोनेट्स की, तो कार्बोनेट भी जो है वो क्या है, बड़े साइज का एनाइन माना जाता है, क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन और 1 कार्बन है। तो हमारे पास क्या होगा, लार्जर साइज का है कार्बोनेट एनाइन, तो सेम ट्रेंड पाया जाएगा जो कि सल्फेट में है, ठीक है। बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट एंड बेरियम कार्बोनेट। बेरिलियम कार्बोनेट, कार्बोनेट साइज में बड़ा है, बेरिलियम का साइज छोटा है, सॉल्युबिलिटी है। मैग्नीशियम थोड़ा सा बड़ा हुआ, ठीक है, तो दोनों के दरमियान एनाइन और केटाइन का जो साइज डिफरेंस था वो कम हो गया, सॉल्युबिलिटी कम होगी। इसी तरह से कैल्शियम में कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी मजीद कम होगी, स्ट्रॉन्शियम की मजीद कम होगी और बेरियम की मजीद कम होगी। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो कार्बोनेट के केस में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज।
सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है। अब कार्बोनेट के केस में एक और बात मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँ कि जो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो कार्बोनेट्स हैं वो प्योर वाटर में वैसे ही सॉलेबल नहीं होते, इसीलिए रॉक्स वगैरह कार्बोनेट्स की ज़्यादातर बनी होती हैं क्योंकि वो सॉलेबल नहीं होती। लेकिन अगर एसिडिक वाटर हो, लिटिल बिट एसिडिक वाटर कौन सा होगा, वाटर है साथ में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो वो कार्बोनिक एसिड जनरेट होता है उसमें। जब वो एसिडिक वाटर होता है तो एसिडिक वाटर जो होता है उसमें कार्बोनेट्स डिजॉल्व हो जाते हैं, और उसके पीछे भी रीज़न ये है कि वो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है और बाइकार्बोनेट सॉलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने हाइड्रोक्साइड, सल्फेट और कार्बोनेट्स के ट्रेंड्स को डिस्कस कर दिया। अब हाइड्रोक्साइड के अलावा कोई और यहाँ पर स्मॉल साइज का अगर एनाइन होगा तो तब भी यही ट्रेंड होगा, जैसे कि क्लोराइड हो जाए या ऑक्साइड हो जाए, सल्फेट के, और यहाँ पर हमारे पास सल्फेट और कार्बोनेट्स के अलावा कोई फॉस्फेट हो जाए तो तब भी होगा, बाइकार्बोनेट का ट्रेंड होगा तो तब भी यही होगा। तो हर बड़े एनाइन का ट्रेंड यही होगा कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा सॉलिबिलिटी, और हर छोटा जो एनाइन है उसका ट्रेंड क्या होगा, सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो अब हम लोग इजीली बता सकते हैं कि व्हाई डज सॉलिबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कार्बोनेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब हम इसके प्रॉपर आंसर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स डिपेंड्स ऑन लैटिस एनर्जी। तो आयनिक कंपाउंड्स की जो सॉलिबिलिटी है वो डिपेंड करती है किस पे, लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करती है। लैटिस पैकिंग जितनी स्ट्रांग होगी सॉलिबिलिटी उतनी कम होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एनाइंस और केटाइंस सेपरेट होना पसंद ही नहीं करेंगे, वो पहले ही इतना फ्रेंडली माहौल में और इतने पॉजिटिव हेल्दी रिलेशन में रह रहे हैं कि वो सेपरेट होना पसंद नहीं करेंगे, उनका आपस में बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। मोर कम्पैक्ट लैटिस अरेंजमेंट मेक डिफिकल्टी इन सॉलिबिलिटी। जितना कम्पैक्ट एनाइन और केटाइन अरेंज होंगे उतना वो क्या होगा, डिफिकल्ट होगा सॉलिबिलिटी। और कम्पैक्ट अरेंजमेंट तकरीबन जो एक जितने साइज के एनाइन और केटाइन होते हैं उनकी अरेंजमेंट बड़ी अच्छी होती है, कम्पैक्ट उनकी अरेंजमेंट होती है, ठीक है ना। तो इन केस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट, साइज ऑफ अर्थ अल्कलाइन मेटल जो केटाइन है, ग्रुप में ऊपर से नीचे केटाइन का साइज बड़ा होता है, ठीक है। कार्बोनेट तो पहले ही बड़े साइज का है। इधर से हमारे पास ग्रुप में ऊपर से नीचे बेरिलियम से बेरियम की जानिब जब साइज बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा कि दोनों का साइज एक दूसरे के क्या होना शुरू हो जाएगा, जब उसमें आना शुरू हो जाएगा, निस्बत में आना शुरू हो जाएगा, रेशो में आना शुरू हो जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा या उनके साइज का डिफरेंस कम हो जाएगा। तो उसके नतीजे में क्या होगा, हमारे पास लेटिस पैकिंग अच्छी होगी, और लेटिस पैकिंग अच्छी होगी तो सॉलिबिलिटी कम हो जाती है। तो ठीक है, हमारे पास इसका ट्रेंड क्या होगा, हमारे पास कि कार्बोनेट की जो सॉलिबिलिटी होती है सेकंड ए ग्रुप की वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। तो हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ, बेरिलियम कार्बोनेट सबसे ज़्यादा सॉलेबल होता है, फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट, फिर कैल्शियम कार्बोनेट, फिर स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट, और आखिर में क्या होता है, बेरियम कार्बोनेट इंतहाई लेस सॉलेबल होता है, ठीक। तो ये ट्रेंड ऑफ सॉलिबिलिटी। तो इस तरह से आप लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन जो होगा इंशाल्लाह ताला भरपूर नतीजा देगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2018 के पेपर में आया भी हुआ है और ये रिपीटेडली आता भी है, मुख्तलिफ तरह से ये क्वेश्चन पेपर में आता है।